Assalamualaikum with another exciting interview. This is me, your दोस्त, your host आरजे हदीका खान. और आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ आप सब लोगों को बताती चलूँ. आज मैं एक बहुत बड़े घराने में मौजूद हूँ, तुफैल न्याजी साहब के घराने में. और आज इस इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ. वो उन्हीं के ख़ानदान के दो चश्मो चराग हैं जिन्होंने नेस्कैफ़े बेसमेंट सीज़न 5 में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी आवाज़, अपनी गायकी और अपनी मौसीकी के ज़रिए लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई. और उनके गाया हुआ जो म्यूज़िक था, जो मौसीकी थी, वो हिट्स पर है अभी भी. तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आप लोगों की बात कराती हूँ. जी, मेरे साथ मौजूद हैं न्याजी ब्रदर्स, जहांगीर न्याजी एंड अकबर न्याजी. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह. सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाइए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे आज टाइम दिया, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर मुझे दिया. थैंक यू वेरी मच. और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं वलीद, जो कि बैंड का बहुत ही एक क्या कहते हैं मखसूस हिस्सा है ये भी, क्योंकि ये गिटारिस्ट हैं और गिटारिस्ट के बगैर जो है वो बैंड कोई भी अधूरा होता है. तो इसलिए वलीद थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम दिया हमें. आपके बगैर तो ये महफिल नामुकम्मल थी. थैंक यू वेरी मच. जी, तो मैं आप सब लोगों को ये बताती चलूँ कि जहांगीर न्याजी, अकबर न्याजी, मौसीकी के साथ इनका ताल्लुक जो है वो अभी से नहीं है. इनके आबाओ अजदाद ये पुश दर पुश जो है मौसीकी के साथ मुंसलिक हैं. तो आज मुझे भी आप लोगों के साथ साथ ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं खुद ही पूछ लूँगी. तो सर आप मुझे सबसे पहले तो अपने घराने के बारे में बताइए, और बताइए कि मौसीकी कैसे शुरू हुई और आप तक ये कैसे पहुँची, आप में ये शौक़ कैसे आया? बेसिकली मुझे यूँ लगता है कि ये एक बड़ा एक आंसर इस चीज़ का जो है वो अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि जी ये बचपन से ही मेरे अंदर आई है. तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो ख़ानदानी जिन लोगों को विरसे में ये चीज़ मिलती है ना, तो वो एग्जैक्टली उनके साथ ऐसे ही होता है कि वो या तो बचपन से सिंगर होते हैं, या बचपन के बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं, जब उनको अकल आती है तो वो फिर सिंगर बन जाते हैं. और जो बचपन वाला सीन होता है उसमें ये होता है कि ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से, वो कहते हैं आर्टिस्ट जो होता है वो अल्लाह ताला बना के भेजता है, और वो नीचे जब आता है तो उसको फिर पता लगता है कि उसको थोड़ी सी कोई अप्रिशिएशन मिलती है गाने में या कुछ होता है, तो वो उसको चीज़ें उसकी बाहर आना शुरू हो जाती है कि अच्छा मैं सिंगर हूँ. तो सेम मेरे साथ भी ऐसे था कि शुरू से ही अब्बा अम्मा बताती हैं बड़े सारे कि तुमने बचपन से ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक लवर थे तुम बहुत ज़्यादा, कि उस्ताद तारिक खान साहब बैठे हुए यहाँ पे तबला बजा रहे, और मैं उस एज में था जिस एज में बच्चे को पता ही नहीं होता कि म्यूज़िक हो रहा है, अंदर कौन लोग बैठे हुए, सेंस ही नहीं होती, वो अपनी एक मस्ती में होता है. तो मैं टेबल के साथ उसे टेक लगाई हुई और बिल्कुल सुकून से सो रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, और उस म्यूज़िक का एंजॉय कर रहा हूँ कि तबला बज रहा है, सोलो तबला बजा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ बैठा हुआ. तो अचानक खान साहब बजाते बजाते उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, तो उन्होंने सबको ना फोकस करवाया कि यार देखो ये कितने आराम से सुन रहा है. तो वो इतना खुश हुए देख के इस चीज़ को कि यार इसकी एज देखो, और वो इतने सुकून से बैठा हुआ है जैसे को किसी ने इसकी ना कोई चीज़ पकड़ ली है और ये उस चीज़ के लिए बैठा हुआ है कि वो मिले तो मैं जाऊँ. इतना सुकून से इसने बैठ के मेरा तबला सुना रही वो. तो मेरे अब्बू को, बाबा न्याजी साहब जो मेरे वालिद साहब हैं, तो उनको उन्होंने बड़ी मुबारकबाद की कि भी बड़ी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भेज दी है. तो बड़ी दुआएं दी. तो बड़ों की दुआएं जो होती हैं वो मुझे यकीन है इस चीज़ का कि वो ज़रूर लगती हैं. तो इस तरह फिर मेरी म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट हुई. सर मुझे ये बताइए कि पहली दफ़ा आपको कब महसूस हुआ कि बिल्कुल जी आप भी, जैसे आपके घराने का जैसे ताल्लुक है मौसीकी से, तो मतलब आपके अंदर भी वही चीज़ है कि आप भी जो है इसी फील्ड में आएंगे, इसी तरफ आएंगे आप भी? जैसे जहांगीर ने जवाब दिया कि गाना तो बचपन से ही हमारे अंदर था, क्योंकि एक फैमिली हमारी ऐसी, उसके वजह से गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेंस. लेकिन मैं बताना चाहूँ कि मेरा जो एज अ प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनली जहांगीर के साथ मौसीकी शुरू की है, वो मुझे 3 से 4 साल पहले मैंने इसके साथ शुरू की. उससे पहले म्यूज़िक तो अंदर था, लेकिन उस तरह मुझे इंटरेस्ट मतलब नहीं था म्यूज़िक में. वो कहते बच्चा जवान होता है वो और ही कामों में लगा होता है, खेल कूद में, तो मैं वो वाला बच्चा था. तो मेरा ज़रा माइंड थोड़ा और था. लेकिन एक दफ़ा फिर अम्मा ने कहा कि बेटा मेरा शौक़ है कि तुम दोनों को मैं इकट्ठे गाते हुए देखूं, जैसे तुम्हारे अब्बा और ताया इकट्ठे गाते हैं, न्याजी ब्रदर्स, जवेद न्याजी साहब, बाबा न्याजी साहब, तो मेरा भी शौक़ है कि तुम दोनों भाई इकट्ठे गाया करो. तो ऐसे ही है सर, मैं गलत तो 3-4 साल पहले फिर हमने डिसाइड किया कि अब से हम इकट्ठे गाएंगे. तो उसके बाद बस फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया हम पे, जहांगीर ने नेस्कैफे किया और अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, और अभी तक हम जो है वो एज अ प्रोफेशनल, मैं 3-4 साल पहले जो है इस फील्ड में आया, बिल्कुल ऐसे ही.
जी, तो अगला सवाल जो है मैं वलीद से करूंगी कि आपने जो है न्याजी ब्रदर्स ये बैंड जो आपने कब ज्वाइन किया, आप कैसे मुंसलिक हुए? तो वलीद से उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने अपना बैंड कैसे ज्वाइन किया, ये बैंड कैसे बना, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं अपनी भी और इस बैंड की भी। इससे पहले मैं बहुत सारे और लोगों के साथ प्ले कर रहा था, डिफरेंट जॉनरा प्ले कर रहा था। तो वो करते करते फिर मुझे शौक हुआ कि यार मैं इस चीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी लूँ, प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक सीखूं और प्रॉपर मतलब मैं इसको पढ़ूं भी। फिर मैंने म्यूजिक थ्योरी को खुद से पढ़ने शुरू किया। फिर मैंने 6 महीने लगा के थ्योरी पढ़ी। फिर मैंने प्रॉपर म्यूजिक सीखा। इनके जो कज़न है बख्शी ब्रदर्स, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था फनकार गली के नाम से। तो मैंने वहाँ पर अपना एज स्टूडेंट एडमिशन लिया, म्यूजिक स्टूडेंट के तौर पे। तो वहाँ पर इनका आना जाना बहुत था क्योंकि मतलब हमारा एक ही सर्कल था, तो हम एक साथ बैठते थे। तो इनको मैंने वहाँ आते देखा और इससे पहले मैं मतलब बैंड बनने से पहले का इनका फैन हूँ। इनकी आवाज़ का, इनकी पूरी मतलब उस रेंज का मैं बड़ा फैन होता था कि यार ये बंदा बहुत अच्छा गाता है और इसकी बहुत रेंज है। तो मेरी एक इंटरनल ख्वाहिश थी कि यार मेरा कभी इनके साथ कोई ऐसा सीन बने कि मैं इनके साथ जैम करूं, इनके साथ बैठूं, इनके साथ उठूं बैठूं, और मेरा बैंड बनना तो बहुत ही अच्छी और मतलब बड़ी बात होती थी। तो फिर हम वहाँ मिले, इन्होंने कहा यार मुझे आजकल एक गिटारिस्ट की जरूरत है, मैंने कहा मुझे आजकल एक वोकलिस्ट की जरूरत है। तो हमने कहा चलो यार क्यों ना एक किसी हफ्ते को बैठ के जैम करते हैं। जैम इतना अच्छा कनेक्ट हुआ कि हमें लगा कि यार हमारी तो जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी है, तो इसको क्यों ना आगे लेके चला जाए। बस वो हम आगे आगे चलते गए, दिन गुजरते गए, हमने जैम करके वीडियोस यूट्यूब पे डालनी शुरू की, लोगों ने बहुत पसंद की वो। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको प्रॉपर बैंड बना के इसको लेके चला जाए, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी हो रही थी। तो बस फिर उसके बाद हमारा बैंड बना, फिर मतलब हमारा कारवां बनता गया, चलता गया सब कुछ। तो इस तरह से ये हमारी हिस्ट्री है हमारे बैंड की। और अब माशाल्लाह मतलब हमें कोई हो गए 2.5 से 3 साल हम लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं। हमने मतलब क्या ऑल ओवर पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर प्ले कर चुके हैं, आगे भी एम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान घूमेंगे। तो ये थी हमारी। जी, तो सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं न्याजी ब्रदर्स से वो कलाम जो नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 में बहुत ही हिट रहा, जिसकी वजह से इनको और ज्यादा शोहरत मिली। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सुनते हैं, चलिए। छड़ जान सुती देख पल भी न लोने दर नाल मैं प्यार न कर दी मेरी जान ये दुख नाश मैं जान दे जाड़ न देंदी वे माया वक्त जदों तुरदा लड़ पड़ पिया रे 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 हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे रे मैंने थारी के सजा तू किया रे मैंने थारी के सजा तू किया रे तारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे कर बिना मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जी घबराए कर बिना मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जी घबराए बोले बांसुरिया सुनने संवरिया
बहुत खूब। तो मैं कोई भी जो गाना होता है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 में गाने वाला ये गाना जो न्याजी ब्रदर्स ने गाया, जो पहले ही इतना मकबूल था और इनकी गायकी के बाद वो और ज़्यादा मकबूल हुआ। तो मैं न्याजी सर से जानना चाहूँगी कि आपका ये गाना गाने के पीछे क्या स्टोरी थी और आपने यही गाना क्यों चूज़ किया कि आप इसी को गाएंगे? इसका बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा ज़रूरी, ये गाना जब मुझे नेस्कैफे बेसमेंट में जुल्फी भाई ने मुझे दिया कि आपने ये गाना करना है, तो जिस दिन मुझे ये गाने का पता लगा कि मैंने ये गाना गाना, उस रात मैंने काफ़ी इस बात को लेके सोचा कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ये गाने तो वैसे उनके कवालियाँ गाने जो उन्होंने गाए वो तो माशाल्लाह सभी बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे लोगों को अच्छे लगते हैं और बड़े मशहूर गाने। लेकिन ये गाना मुझे यूँ लगता था कि ये गाना काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में उतरा हुआ था। ये इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत मशहूर गाना, हमारे पाकिस्तान में भी इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और तो मुझे फिर दूसरी बात ये समझ आई, मैंने कहा यार खान साहब जी का गाना जल्दी ना तो हमारे पाकिस्तान में लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ना ही बाहर किसी और मुल्क में ना इस जगह पे। तो बस इसके पीछे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे बड़ों की, मेरे दादाजी की दुआएं थी, मेरे बुजुर्गों की दुआएं थी और सबसे बड़ी दुआ मेरी माँ की दुआ थी। उनके पैरों का सदका ये गाना इतना लोगों ने पसंद किया और इसको बिल्कुल आपने अगर सुना हो तो ये इतना हमने डिफरेंट गाया हुआ है क्योंकि ये गाना ओरिजिनल जो गाना है ये बड़ा फास्ट एक गाना है, एक आप यूँ करें कि चंचल टाइप गाना है, ये बड़ा एक अप बीट टाइप ना। लेकिन हमने इसको नेस्कैफे बेसमेंट में बिल्कुल फ्लैट कर दिया, बिल्कुल एक रोमांस वाला गाना बना के हमने इसको गाया। तो उसके पीछे म्यूजिक इतना खूबसूरत जुल्फी भाई ने बनाया, पूरा अरेंज जो किया, पूरी टीम जो थी, सभी माशाल्लाह अपने अपने काम में बबरशेर लोग थे वहाँ पे जो काम करने वाले। तो उन्होंने जिस तरीके से इसको गाया और जिस तरीके से इसको गाया तो मैंने कुछ भी नहीं, ये बड़ों की बस दुआएं हैं, जिस तरीके से बनाया गया तो लोगों को इतना पसंद आना था, मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार। लेकिन सर आपने बहुत अच्छा गाया, मतलब कि मुझ जैसे लोग दीवाने हैं। तो पहली दफ़ा जब मैंने सुना था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उस टाइम न्याजी सर को, न्याजी ब्रदर्स को, और एक कॉन्सर्ट में सुना था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है कि ज़्यादा क्लासिकल और इस तरह का म्यूज़िक जो है मैंने ज़्यादा कभी सुना नहीं। लेकिन उस दिन जब पहली दफ़ा मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा सुरूर मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। किसी की आवाज़ जो दिल में उतर जाए तो बहुत अच्छी लग जाए तो वो रूह तक कोई आवाज़ पहुंच पाती है, तो वो आप लोगों की आवाज़ थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी के साथ साथ मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगी वलीद से कि वलीद, गिटार जो है मतलब क्लासिकल में हम लोग अमूमन देखते हैं कि हारमोनियम और बहुत सारे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गिटार जो आप अच्छा, तो अगला सवाल वलीद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गिटार जो आप बजाते हैं, आपने इसको क्लासिकल म्यूज़िक में कैसे एडजस्ट किया? मतलब कि अमूमन जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा गिटार जो है वो नहीं बजाया जाता, तो आपने जो गिटार शुरू किया इस बैंड में आकर, तो कैसे इसको आपने गिटार को जो है क्लासिकल म्यूज़िक में एडजस्ट किया? अच्छा, अमूमन आमतौर पे म्यूजिकल अगर आप देखें तो हर जॉनरा में एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक की आपने बात की, इसमें हारमोनियम, तबला, ये बिल्कुल प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बगैर कव्वाली या क्लासिकल म्यूजिक हो ही नहीं सकता। अब अगर आप मेटल म्यूजिक उठाएं या कोई और वेस्टर्न म्यूजिक उठाएं तो उसमें गिटार्स और ड्रम्स के अलावा या बेस के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपका गिटार है, ये दोनों में इस तरह फिट इन होता है कि आपका जो म्यूजिक है वो दो तरह में डिवाइड होता है, एक होता है वेस्टर्न म्यूजिक, एक होता है ईस्टर्न म्यूजिक। तो आपका ईस्टर्न म्यूजिक है ना, उसके भी जो राग हैं और जो सारे जो मतलब यहाँ राग हैं वो वहाँ पर मोड्स हैं। इसी तरह मैंने भी जब इसकी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल की तो वो इसीलिए की थी कि मुझे दोनों तरह का म्यूजिक मुझे आता हो, ताकि मैं वहाँ की चीज़ इसके ऊपर ट्रांसलेट करूँगा। क्योंकि मैं वहाँ के जो ये लोग राग करते हैं मैं उसके मुताबिक अपनी थ्योरी लगा के यहाँ पर वही चीज़ मतलब उस तरह बजाता हूँ, तभी वो इसके साथ फिट इन होती है। तो हर इंस्ट्रूमेंट फिट हर जगह पे होता है, सिर्फ उसके कुछ डायनामिक्स हैं जो आपने समझ के चलना है और उसको फिर लेके साथ चलना है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से यही है। प्रीत की लत वो है ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं
तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। ओ तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। ओ इश्क जरूं जब हद से बढ़ जाए, इश्क जरूं जब हद से बढ़ जाए, खूब लगा दो मेरे रास्ते लब खोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, लाख लगा दो मेरे रास्ते रब बोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन कैसा जीना हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, हो गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी, ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी, सांसों की माला पे सिमरू में बीगाना, ओ सांसों की माला पे सिमरू में बीगाना, हे मैं रंग रंगीली मस्तानी, हे मैं चली चली दीवानी, गाऊं बजाऊं सबको रजाऊं, हे मैं रंग रंगीली दीवानी। अच्छा जी, ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी नियाजी ब्रदर से कि मौसीकी के अलावा जो है इनकी हॉबीज क्या हैं, और एक और सवाल जो मेरे जहन में बस कब से आए जा रहा है, मैंने कहा पूछ लूं, दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? जी बिल्कुल, शरारती होना तो ये भी मैं कहता हूँ कि बड़े फख्र की बात होती है अगर कोई बच्चा शरारती हो तो। मैं अपने आप को शरारती शायद था बचपन में, लेकिन अभी स्टिल बचपन से लेके अब तक मुझे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि यार जितना तू जॉली माइंड का है ना, तो वो सभी मेरे साथ मेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे हमेशा ऐसे ही रखे। तो जिस दिन तू वो कहते हैं ना कि अपने आप को जरा चेंज करेगा ना, वो एक मैच्योरिटी में जब आ जाता है बंदा, तो कहता है अगर तुम उसमें आगे तो हम तुम्हें बुलाना छोड़ देंगे, तो हमें यही वाला जहांगीर चाहिए जैसे तुम हो। तो मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि अभी तक मैं स्टिल बचपन में शायद शरारती था, लेकिन अब शरारत नहीं करता, लेकिन जॉली माइंड में बहुत ज्यादा हूँ। तो इस तरह अकबर साहब से शरारती हम दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन हम दोनों भाई जो है ना शुरू से बहुत हंसमुख हैं। हम जो मतलब अल्लाह का शुक्र है जिस कम्युनिटी में बैठते हैं, मतलब हम बुजुर्गों में बैठते हैं तो हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हम छोटे बच्चों में बैठते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और हम नौजवानों में बैठते हैं तो उन जैसे हो जाते हैं। ये हम दोनों में एक नौजवान ही है। नहीं अपनी एज के बंदों में मतलब मैं बुजुर्गों का नाम लिया, छोटों का नाम लिया, फिर नौजवानों का भी लेना बनता है, तो उनमें जब बैठते हैं तो उन जैसे हो जाते हैं। तो ये बात है, शरारती मतलब वो शरारतें वो बचपन में होती होंगी, भूल गए अब तो, लेकिन अब वो एज ही नहीं रही। देखिए मेरा ये मानना है कि शरारत जो लफ्ज है ना, शरारत लफ्ज वो बनना ही बच्चे के लिए। तो क्यों कहना कि जी मैं तो बचपन से बड़ा ठीक सी, तो बड़ा बुढ़ा सी, तो बड़ा ये नहीं, ये सारी बातें छोटी हैं। हर बच्चा जो है वो शरारती ही होता है बचपन में। आप भी होंगी डेफिनेटली, बचपन में मैं अभी भी बहुत शरारती हूँ, सबको पता है। सो ये आपके सवाल का जवाब था हमारे पास। अच्छा, एक और सवाल जो है मैं पूछना चाहूंगी
मट्टी खाते थे बचपन में? कोई कुछ याद है ऐसा वाकया कि बचपन में मट्टी खाई हो? अमूमन बच्चे ऐसे खाते हैं ना मट्टी, और सही अम्माओं से मार भी पड़ रही होती है, मुझे बहुत पड़ी है मार, क्या बताऊं। तो क्या आप लोगों को ऐसा कोई वाकया याद है कि मट्टी खाई हो और मार पड़ी हो, या आप लोगों ने बस सोरी खाए हैं बचपन से? नहीं, मैंने बचपन में नीडो बहुत खाया मट्टी नहीं खाई मैंने। तो नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि शायद ये भी एक रीजन था कि बचपन से ही हम लोग एक म्यूजिक फैमिली में हमने आंख खोली और सुरी सो देखा। तो वो मट्टी जो खाने वाले बच्चे होते हैं, मेरे ख्याल में वो इसलिए खाते हैं कि उनको और काम नहीं होता, वो कहते यही मसरूफियत है, यही कर लो। तो जी सर जो है वो कहना ये, जहांगीर सर कहना ये चाहते हैं कि आप लोग जो है मट्टी ना खाएं, नीडो खाएं, नीडो का जायका जो है वो उससे ज्यादा अच्छा है। जी, तो जहांगीर सर इतनी ज़्यादा हम लोगों ने आपसे गाने सुने, तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं, और जो सुनाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और मैं तो ये पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट मैं कहना चाहूँगी कि कब से हम लोग जो है, मैं सुन रही हूँ अपने दादाजी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि अपने दादाजी का कोई कलाम अगर सुनाना चाहें तो आप मुझे बताइए आप क्या सुनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको एक अपने दादा का जो है गाना, बहुत मशहूर गाना खेड़ियां दे नाल, जो कि काफ़ी जो हमारे सिंगर्स हैं, नामवर सिंगर्स हैं, और काफ़ी लोगों ने इसको रीडू भी किया अपने अपने स्टाइल में। तो इसी तरह इनके काफ़ी ऐसे गाने हैं जिनको बहुत से लोगों ने रीडू किया। किसी ने कवाली स्टाइल में किया, किसी ने अपने एक जॉनरा में किया। तो हम आपको बिल्कुल खालिस और देसी जो इन्होंने जिस तरह गाया वो उस वर्जन में सुनाएंगे आपको। अद्धी अद्धी रात पहर दे तड़के, अद्धी अद्धी रात पहर दे तड़के, अद्धी अद्धी पहर दे तड़के, मुरली कौन बजावे, मुरली मेरे रांझण वाली, जिड़ी दर्द कलेज नूं आवे, ओ कहनी ससू इस मुरली वाले, नीए मुरली फेर बजावे, हाय वे मैं नहीं जाना, ओए नहीं नहीं मैं जाना, वे नहीं मैं जाना, वे मैं नहीं हो जाना, खेड़े देना नहीं मैं जाना, खेड़े देना, दिल विच राज दा ख्याल नहीं मैं जाना, खेड़े देना नहीं मैं जाना, खेड़े देना। वाह, रांझा का मेरा शोनी जहां दा, रांझा का मेरा शोनी जहां दा, रांझा मेरा शोनी जहां दा, वे रांझा मेरा शोनी जहां दा, मैनू ते रब दा जुमान नहीं मैं जाना, खेड़े देना वे नहीं मैं जाना।
लाले जोर बजा ले ढोल ओ नहीं मैं जाना खेड़े दे नाल दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़े दे नाल ओ रांझा ता मेरा सब तो सोना वे रांझा मेरा सब तो सोना देखो जी हीर से यार नहीं मैं जाना तेरे देना ओ हीर मोई विच हिजर रांझे दे होया के मिशक दा डेरा हसदा चेहरा हीर उतारी विच कबर दे उत्ते मिट्टी दा ढेरा विच हनेरा औण फरिश्ते पुछण लगे ते अगों कहंदी वे किते रांझण डिठड़ा मेरा ओ मैं पावा सेरा हाय वे मैं नहीं जाना खेड़े देना ओ नहीं मैं जाना खेड़े देना अच्छा जी, जहाँ इतनी सारी बातें हो रही हैं, खाने की बात नहीं हो तो ये कैसे हो सकता है। मैं खुद बहुत फूडी हूँ, तो यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से जो है वो ज्यादा फूडी कौन है और कैसा खाना जो है वो पसंद करते हैं। पसंदीदा डिशेस जो है वो आपकी कौन सी हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। खाना बेसिकली जी मैं बड़े शौक से जो है वो खाता हूँ। वही फूडी वाली बात है कि बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं, लेकिन पंजाबी और देसी जो फूड है ना वो मेरी जान है। मिसाल के तौर पर जी आप कह लें कढ़ाई कह लें, और ये ना ही पूछो तो मैं कहना तो ये सीन है सारा। तो अकबर से चलते हैं हम आगे। अकबर क्या कहते हैं? मैं खुद बहुत फूडी हूँ और मैं जिस शहर में भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से इस शहर की कोई स्पेशल चीज़ खाऊं जो मशहूर है। तो और दोस्तों के साथ हम प्लान बनाते रहते हैं, यार लाहौर चलते हैं कुछ खा के आते हैं, पेशावर चले जाते हैं कुछ खा के आते हैं। तो ऐसी तबीयत है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मज़ेदार चीज़ें खाने का। लेकिन मेरी जो फेवरेट डिश है वो बिरयानी है। बिरयानी मेरी फेवरेट है, बहुत मज़े। तो वलीद दसियो तुसी भी हुण। मैं इतना ज़्यादा फूडी तो नहीं हूँ जैसा आप लोगों को लग भी रहा होगा देख के, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बस जो खाऊं अच्छा खाऊं, ज़्यादा ना खाऊं। पिक एंड चूज मैं करता हूँ मैं ज़्यादातर। तो मेरी भी फेवरेट बिरयानी ही है। तो वो तो एक मतलब अच्छी सी डिश है, यूनिवर्सल सबको भी पसंद होती है, लेकिन मेरी भी वही है। तो फूडियत का ताल्लुक इस इंटरव्यू के बाद एक पूरी देग खाली होगी जितने फूडी मुझे यहाँ मिल गए। अच्छा जी, फूड की बात हुई है तो फूडी के साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि दोनों भाइयों में से ज्यादा मूडी कौन है, और जो मूड स्विंग्स जैसे हर नॉर्मल इंसान के होते हैं तो इनके क्या क्या मूड स्विंग्स होते हैं जी? यार देखिए, जैसे मैं इस बात को इस तरीके से बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा जो स्टार है वो टॉरस है, तो उसके लिए कहते भी हैं और सुना भी है मैंने कि वो बड़ा एक फ्रेंडली होता है और बड़ा एक क्या कहते हैं जॉली माइंड होता है, जो कि मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंडली भी हूँ और जॉली भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ इस स्टार के बारे में ये भी कहते हैं कि वो दिल का बड़ा कमज़ोर इंसान होता है, कि उसको थोड़ी सी भी अगर कोई चीज़ हर्ट कर जाए तो फिर काफ़ी देर तक कर जाती है, क्योंकि वो किसी के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर रहा होता, तो सामने वाला अगर कोई इस तरह की चीज़ करे तो वो मैं तो इस मामले में मैं अपने आप को, अब इसको आप मूडी फेस में ले जाएं या टची फेस में ले जाएं, ये इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इस टाइप का हूँ थोड़ा सा। वो तो आपकी भी मर्जी है। इसका जवाब ये है कि अब मूड की आपने बात की है ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा, सब देख रहे हैं, कोई नहीं, मार बढ़ जाएगी बाद में। जहांगीर का जो मूड है ना वो आज तक समझ नहीं आया,
मतलब छोटी छोटी बात पे जो है ना ये मूड बनाएगा, गुस्सा करेगा। मेरा मूड जो है ना, मैं मेरे से कोई लड़ भी ले और मेरी आदत है, मेरे से कोई लड़ ले, कुछ भी कर ले, मैं खुद ही पहल कर देता हूँ, अच्छा यार सॉरी गलती होगी, चलो छोड़ो लड़ाई खत्म करते हैं। जहांगीर की आदत है, अगर अब कंगा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो कहाँ चले गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर मूड बना लिया, आज ये क्यों बना लिया, उस पर मूड बन गया। तो छोटी छोटी इसकी आदतें हैं जो नहीं समझ आती कि ये क्यों ऐसे मूड बनाता नहीं, है। देखिए इस चीज को आप मूड नहीं कह सकते, इस चीज को आप मूड नहीं कह सकते कि छोटी चीजों में ये होता है कि जो बंदा थोड़ा सा मैनेज को करना का सोचता होता है ना दिमाग में कि यार चीज मैनेज होनी चाहिए, हर चीज, उसके लिए मेरे ख्याल में मेरे अलावा कोई और भी होगा तो वो भी ऐसे करेगा कि जो चीज मैंने अगर सपोज एक चीज रखी अपने हाथों से वहां पे, तो जब आप सुबह उठे हैं, आपने अब जल्दी में जाना है कहीं पे और वो चीज वहां से आपको नहीं मिल रही, तो ये तो एक नॉर्मली बात है कि सभी उस चीज पे गुस्सा करेंगे कि यार यहाँ पड़ी थी तो यहाँ से क्यों चलेगी। तो इसको आप अजीब है, तुम मूड ते गल लै गए हो। तो ओवर टू मैम। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ट्विंस हैं, एक जैसे मूड, मेरा भी मूड ऐसे ही बदलता है। अच्छा सर, तो अब हमें आप नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं? नेक्स्ट हम आपको जी सुनाते हैं जो कि हम लोग बहुत फेवरेट है नुसरत साहब जी का, एक हमने मेडली हम गाते होते हैं, तो वो मेडली आपको सुनाते हैं। अल्लाह रसूल और नाम अली, जिनको पुकारा है तो बात बनी। दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली, अल्लाह रसूल और नाम अली, जिनको पुकारा है तो बात बनी। खैबर फतह किया, खैबर फतह वो है मुश्किल कुशा। बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर। अली अली बोलो अली अली, बोलो अली अली। उस पे राजी खुदा हो, जिस पे राजी खुदा वो है मुश्किल कुशा। बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। जे तू जन्नत जाना है, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। ओ अल्लाह रसूल और नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी। ओ अल्लाह रसूल जिनको पुकारा है तो बात बनी। वो है शेरे खुदा, वो है शेरे खुदा, वो है मुश्किल कुशा। बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। अली अली बोलो, अली अली बोलो, अली अली बोलो, अली अली बोलो, अली अली अली, 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 अली 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 अली। बोलो अली अली, बोलो अली अली,
सर मुझे ये बताइए कि आपके जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, अगर किसी एल्बम पर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, और आपके जो गाने हैं वो लिखता कौन है, कंपोज कौन करता है, और उसकी ट्यून्स जो हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए ऐसे है कि एल्बम वाला सीन तो मेरे ख्याल में अब नहीं इस तरह से होता। अब ये है कि हम ट्रैक्स वगैरह अपना एक एक ट्रैक बनाते हैं और उसका विद वीडियो, जो कि हम लोग ट्रैक बनाते हैं उसका वीडियो बनाते हैं प्रॉपरली एक क्योंकि वही बात आ जाती है कि अब एक चीज़ पे आप अच्छी मेहनत कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पूरी एल्बम बनाने से अच्छा तो आप एक चीज़ पे अच्छा फोकस करें तो वो आई थिंक अपना भी आपका बेस्ट होता है और शायद सुनने वाला भी उसको अच्छा ही कह रहा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अभी माशाल्लाह मैंने ये मुहर्रम जो है आए तो इसके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत कलाम जो कि बहुत पुराना कलाम था उसको मैंने अपने स्टाइल में एक पढ़ा उनको उस कलाम को और विद वीडियो मैंने उसको लॉन्च किया तो माशाल्लाह लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया और बड़ी एप्रिसिएशन मिली और दुआ मिली उस कलाम के साथ। तो इसी तरह आगे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी टाइमलाइन पे लगे हुए हैं और वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी रही बात मेरे बैंड की, जो आपने बोला कि कौन लिखता है कौन करता है, वो अकबर न्याज़ी साहब आपको बताएंगे। नहीं उसमें कॉम्पोजिशंस मोस्टली मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आवाम के पास जो चीज़ जाए वो कोई डिफरेंट और नहीं जाए। अब मतलब एक गाना हम कोई उठा लेते हैं खान साहब का, तो वो मैं भी गा दूंगा और 3600 लोगों ने और गाया होगा, तो वो मज़ा नहीं रहता। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं वलीद भाई से जहांगीर भाई से ये बात करता हूँ कि यार कोई नई चीज़ बनाए, हमारे थ्रू अगर बैंड से कोई चीज़ जा रही है तो वो नई चीज़ जानी चाहिए, हमारे नाम से जानी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं क्योंकि हमारा एक जो बैंड का एक जॉनरा है वो सूफी की तरफ ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सूफियाना कलाम निकालता हूँ नेट पे और जो अच्छा लगता है उसको कंपोज करता हूँ। कंपोज करने के बाद फिर मैं इनके पास आता हूँ कि यार देखें ये मैंने चीज़ बनाई है, आपको कैसी लगी है। अगर यहाँ से वो ओके होती है तो फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। अगर ये कहते हैं यार नहीं ये ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा, या इस तरह कर लो, फिर उस पर काम रुक जाता है। तो हमेशा बैंड के लिए कंपोजिशंस जो है वो मैं ही करता हूँ। अल्लाह पाक ने ये करम नवाजी मेरे पे की हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल में कंपोजिशन एक बहुत मुश्किल काम है। कंपोज करना किसी चीज़ को अल्फाजों के साथ उसको मैच करना, अल्फाजों को ट्यून में लाना, ये अल्लाह पाक की देन हो तो होता है। तो ये मेरे पे बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये एक शुरू में एक जो गाना मैंने नेस्कैफे के बाद जो मेरा ऑफिशियल वीडियो जो मैंने भेजा था मार्केट में, वो गाना था जो कि अकबर ने ही लिखा हुआ था और अकबर की ही कॉम्पोजिशन थी। वो बड़ा खूबसूरत गाना, बल्कि उसके ऊपर बहुत व्यूज़ और बड़ा प्यार मिला लोगों की तरफ से। वो इस तरह का था थोड़ा सा कि लगे ना ये जी अब तो तुम बिनो मेरी जाना, अभी जाओ यूं ना सताओ मेरी जाना, लागे ना ये जिया। तो ये गाना मेरे छोटे भाई अकबर न्याज़ी साहब ने लिखा था और इसी की कंपोजिशन थी, तो इन्होंने मुझसे गवाया। तो इस तरह हमारे बैंड में अभी तक जो काम कर रहे हैं इस जगह पे, तो वो अकबर न्याज़ी साहब हैं। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो यूथ है आजकल की, जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको गाने का शौक है, तो उनके लिए एक तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, और अगर उनको सीखने का शौक है तो आया कोई उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपसे सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसा है तो आप प्लीज़ सबको बताइए। जो आपके फैंस देख रहे हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, क्या उनको ऐसा मौका कभी मिलेगा कि वो आपके ज़ेरे निगरानी आकर जो है म्यूज़िक की तालीम जो है सीख सकें और ऐसे ही आप लोगों की तरह आगे बढ़ सकें? इसका मेरी तरफ से तो यही जवाब होगा यूथ के लिए जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरी एज में म्यूज़िक कर रहे हैं या मुझसे भी पहले का म्यूज़िक जो कर रहे हैं, कि उनके लिए बस मेरा ये सवाल का जवाब ये है कि यार खुदारा म्यूज़िक जो है उसको कभी इस तरीके से नहीं सीखें कि जी मैंने तो YouTube से ये कर लिया, तो मैंने तो YouTube से यूं कर लिया, तो मैंने तो YouTube से। YouTube आपका बिल्कुल भी वो उस तरीके से उस्ताद नहीं बन सकता जिस तरीके से एक लाइव उस्ताद आपको जो चीज़ें सिखाता है। क्योंकि देखें, उस्ताद तभी बनता है इंसान जिसने बहुत दुनिया में टाइम दिया हो इस काम को और बहुत सी चीज़ें सीखी हों। वो जब सीखता है तो फिर आपको आगे ट्रांसफर करता है ना। तो आप YouTube के जो है वो बन के YouTube के जो शागिर्द बन के आप कहते हैं जी मैं तो शागिर्द हूँ और मेरा तो ये YouTube उस्ताद है, तो कतई ये गलत बात है। बस आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर गाना सीखने का आपको शौक है या इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, तो खुदारा कोई अच्छे और खूबसूरत जो
देसी और जो अंदर से म्यूजिक करने वाले जो लोग हैं उनको ढूंढें, उनको पकड़ें और उनकी शागिर्दी में जाएं, और शागिर्द जब हो जाएं तो फिर उसको अपना बाप मानें, क्योंकि उस्ताद का दूसरा नाम बाप है। तो उनको अपने बाप की तरह प्यार दें, उनकी इज्जत करें, और बस फिर वो सिखाएं ना सिखाएं, उनका एक हाथ होता है फिर आपके ऊपर, सर के ऊपर उस्ताद की एक शेडो होती है हर वक्त आपके ऊपर। मेरा ये जवाब होगा जी। अच्छा, जहांगीर ने बहुत अच्छी बातें की। मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, तो हम सिखा तो नहीं सकते, इतनी को हमारी वो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे, क्योंकि मैं और जहांगीर बेसिकली हम इंस्टीट्यूट्स में म्यूज़िक टीचिंग भी करते हैं, जहांगीर भी करता है, मैं भी करता हूँ, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बाहर भी हमारे ऐसे बहुत चाहने वाले हैं जो कहते हैं जी आपसे सीखना चाह रहे हैं, आप सीखने। तो हम बहुत जल्दी में इंशाल्लाह आप लोगों को खबर मिलेगी, हम म्यूज़िक एकेडमी और स्टूडियो प्रोडक्शन ओपन कर रहे हैं बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह उसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाए जाएंगे और आपको वोकल्स भी दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी उसमें कि मैं बड़े उस्तादों से आप लोगों को क्लासेस दिलवाऊँ उसमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं अभी, और देखते हैं कि हमें जो है न्याजी ब्रदर जो है वो लास्ट में क्या सुनाते हैं। और इसी के साथ मुझको तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज जो है आप सब लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। लड्डू बर्फी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। कहर विच भरिया नैना चढ़ी खुमारी, मिलिया यार कहर विच भरिया नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप ते यार डंगण नू ओदे हथ विच हुसन ककारा, वे लाई बेकदरा नल यारी ओए। लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। जदों से यो मस्त जवानी होश आवन लगी, जदों से यो मस्त जवानी, जदों से यो मस्त जवानी होश आवन लगी, मैं जाके भाग मही कर आया, शगन मनावन लगी, भाग मही कर आया, सगन मनावन लगी, मैं भर के बैग दिता दिल भर नू मनावन लगी, मैं भर के बैग दिता दिल भर नू खुशी मनावन लगी। बुल्ला नाल लगी जद प्याली हाय ते टूट गई तड़क, लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। लाई बेकदरा लाई बेकदरा लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भी टूट गई तड़क करके। चेतर चान कुमाही वेड़े आन खलोया, वे चेतर चान कुमाही वेड़े आन खलोया, चेतर चान कुमाही वेड़े आन खलोया, मैं चुन चुन फूलू मीदा वाले सोना हार परोया, चुन चुन फूलू मीदा वाले सोना हार परोया, मैं चाई चाई चुके हार नू नाल गले ते छोया, चाई चाई चुके हार नू नाल गले ते छोया। पैड़ी निकली डोर ना कारी हाय
टूट गई धड़क लाई बेकदरा नद यारी ते टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई धड़क करके हेलो एवरीवन, दिस इज मी जहांगीर न्याजी और एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज देना चाहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत पेज यूट्यूब के ऊपर लड्डू बर्फी के नाम से है, तो जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जाके टन कर दें। थैंक यू वेरी मच